ये जो अभी हुआ, ये गिरिराज जी की स्मृति के ही किसी आयोजन में ऐसा हो सकता था कि वो चूंकि खुद अपनी उपस्थिति में, जितना हम लोग जानते हैं, वे इतने अनौपचारिक और इतने आत्मीय थे और उनके जुड़ाव इतने गहरे थे कि हम लोग ने संगमन में देखा भी है कि कोई फूल माला नहीं, कोई गुलदस्ता नहीं और केवल बातचीत होगी। किसी भी तरह का कोई, जिसको अपन कहते हैं जश्न जैसा कुछ नहीं होता था, सीधे बात होती थी। तो नंदकिशोर जी भी आए और किताब जिस तरह से भेंट की, एक तरह से लोकार्पण जैसा ही हम कहेंगे, जिसके लिए लोग बाग लेखक कितना कुछ नहीं जुगत भिड़ा रहा होता है, लेकिन एक सहज हुआ। उन्होंने किताब दिखाई, रामशरण जोशी जी ने प्रियंवद जी को भेंट की। तो ये गिरिराज जी के स्मृति के ही किसी आयोजन में ऐसा संभव था। मैं इसलिए इसका श्रेय भी गिरिराज जी को और उन सबको, और गांधी से लेकर गिरिराज जी और नंदकिशोर आचार्य और प्रियंवद जी, आप सभी को मैं इसका श्रेय देता हूँ और थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल, अब हम इससे पहले की बात शुरू करें, मैं हमारे इस सत्र के जो वक्तागण हैं, मैं उन्हें सबसे पहले यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय राजा राम भादु जी, अनुज लुगुन जी, रमाशंकर सिंह जी, हितेन पटेल जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हितेन पटेल जी, सीधा करके दो, सीधा करके दो। हाँ, ये इस तरह। थैंक यू। रमाशंकर जी, सीधा करके। मैं माफी। अनुज लुगुन जी, शुक्रिया। आयोजन का जो विषय है वो अहिंसा और प्रतिपक्ष रखा गया। समय चूंकि बहुत देर से ये शुरू हुआ, लगभग 1 घंटे। मैं अपना हिस्सा थोड़ा सा कम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे वक्ता हैं जो दूर से आए हैं, वे अपनी बात करें। लेकिन इस विषय को लेकर के क्यों इस विषय को ही रखा गया, 1 मिनट में मैं शायद बात करूँगा। देखिए, एक तो गिरिराज जी की स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, वह तो एक है ही मामला। इधर चल करके दुनिया में हिंसा की गतिविधियां जितनी बढ़ी है और जितना आक्रामक हमारा समाज हुआ है, वह मुझे लगता है कि पिछले किसी भी समय में शायद इतना और इस तरह से आक्रामक शायद ना हुआ। हो सकता है कि आक्रामक हो, लेकिन जो पीढ़ी झेल रही होती है, जो समय झेल रहा होता है, उस समय को अपना दर्द सबसे बड़ा लगता है। और दुनिया में मुझे लगता है कि जब भी हिंसा की गतिविधियां, चाहे उसका सांस्थानिकृत स्वरूप हो, चाहे व्यक्तिगत स्वरूप हो, या जब भी समाज में हिंसा की गतिविधियां बहुत तेज हुई है, उसके प्रतिपक्ष में या उसको काउंटर करते हुए, उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए अहिंसा के दर्शन या अहिंसा के सिद्धांत ने अपना विस्तार उस ढंग से किया। और अहिंसा के साथ यह भी मामला है कि जब भी एक नई हिंसा से उसका सामना हुआ है, उसने न केवल अपने समय की हिंसा को काउंटर किया है, बल्कि पूर्व के समय में हुई हिंसाओं से भी उसने एक नया किस्म का संवाद कायम किया है। गांधी जब आते हैं या उसके पहले, मतलब आधुनिक दौर के शुरुआती चरण से हम देखें, 17वीं 18वीं शताब्दी से लेकर गांधी तक और इस समय तक, हमारे समय तक भी, जब भी आक्रामकता बढ़ी है और उस जो भी आइडियोलॉग आया है, जो भी समाज या चिंतक आया है, या जो संस्कृति कर्मी आया है, या जो समाज के भीतर काम करने वाला तबका है वो आया है, तो उसने अपने समय की हिंसा की चुनौती तो स्वीकार की, लेकिन चाहे वो धर्म का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे वह क्रांति का हो, जितने भी इस तरह के जो प्रयोग हुए हैं, उससे वो नए किस्म का संबंध बनाता है। तो हम जब आज अहिंसा और प्रतिपक्ष पर बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो जाहिर तौर पर
हमारे केंद्र में केवल हमारे आज के समय की ही हिंसा नहीं है, बल्कि हम क्या कोई ऐसी बात कर पाएंगे जो आज के समय के लिए तो मुफीद हो ही, इसके पहले की जो सभ्यताओं की जो ज्ञात हिंसाएं हैं उन सब से भी क्या हम एक नए किस्म का संवाद बना पाएंगे और क्या बनाना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसको लेकर के अलग अलग दायरे में लोग बाग बहुत सोचते रहे हैं। भारतीय संदर्भ में देखें ही तो बुद्ध से लेकर गांधी और इधर मेरा पाटकर वगैरह को भी आप शामिल कर लें, आप तमाम लोगों को शामिल कर लें, नंदकिशोर आचार्य जी को शामिल कर लें, गिरिराज जी को शामिल कर लें, प्रेमवत जी, और हम सब के भीतर इस तरह का कोई जज्बा होता है। कहीं ना कहीं इसका काउंटर करने की एक छटपटाहट, एक बेचैनी होती है। और गांधी मुझे इस मामले में जाहिर तौर पर आज का विषय जैसा है कि गांधी बार बार याद आएंगे, या हम गांधी तक बार बार जाएंगे। मुझे लगता है गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस जो अहिंसा का जो निजी मतलब जो हिंसा का जो एक आक्रामक पक्ष था उसका विरोध करते हुए वो एक समूह, एक ग्रुप, एक बहुजन, एक बड़ी संख्या में लोगों को तैयार किया। तो व्यक्तिगत प्रतिकार नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रतिकार में वो तब्दील हुआ। तो इसलिए गांधी से हम लोग बहुत बहुत सीखते हैं। और आप देखिए कि इस समय में जितने हमको गांधी याद आ रहे हैं, शायद आज के पहले आज़ादी के दौर के आदि छोड़ दें तो इतने नहीं याद आए हैं, क्योंकि आज गांधी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प उस तरह से नहीं बचता है। जबकि दुनिया की तमाम क्रांतियों ने सफलता के स्वाद चख लिए हैं, गांधी फिर से हमारे बीच जिंदा होने के लिए, हम गांधी को अपने भीतर जिंदा करने के लिए एक तरह से छटपटा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को केंद्र में रख करके हमने इस विषय की सोची थी कि इस विषय पर हमको सामूहिक रूप से बात करनी चाहिए, और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। राजा राम भादु जी हमारे समय के महत्वपूर्ण संस्कृति कर्मी, आलोचक, चिंतक है कहना चाहिए। शिक्षा पर, समाज पर, देश पर, राजनीति पर अलग अलग एंगल से उन्होंने काम किया। राजस्थान में वे रहे और उनके लिखे पढ़े को हम लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। नए ढंग से वे सोचते समझते भी रहे हैं, बल्कि उनको भी पढ़ करके हम लोग में से बहुत लोगों ने सीखा होगा। बहुत ज़्यादा विस्तार न देते हुए मैं सीधे सीधे राजा राम भादु से अनुरोध करता हूँ कि आज के विषय को केंद्र में रख करके वे अपनी बात करें। राजा राम भादु जी। हेलो, ठीक है। इस तरह की स्मृति में इस तरह के आयोजन में अपने को पा करके मैं बहुत सार्थक महसूस कर रहा हूँ। इस चर्चा की शुरुआत में मेरी कोशिश ये कर अपनी कुछ बेतरतीब बातों से और आने वाले वक्ताओं के लिए शायद कुछ उद्वेलन पैदा हो, और इसका जो मुख्य विषय है उसके जो अलग अलग पहलू हैं उस पर और रोशनी आ पाए। सबसे पहले ये जो विषय तय किया गया है अहिंसा और उसका प्रतिपक्ष, जाहिर है कि उसका प्रतिपक्ष जो भी होगा उसमें हिंसा तो निहित होगी या हिंसा की विचारधारा होगी। जो हिंसा की विचारधारा वाला पक्ष है वो हिंसा का प्रतिपक्ष है। और मैं जो सबसे महत्वपूर्ण इसको मानता हूँ वो ये बात है कि हमने अहिंसा को पक्ष माना है, और ये पक्ष जो है प्रेमवत जी का या मेरा या आपका नहीं है, ये पक्ष मानवता का है, मनुष्यता का है। और ये कैसे है कि एक लंबा रिसर्च इस पे हुआ है दुनिया भर में कि मनुष्य जो है मूलतः हिंसक प्राणी है या अहिंसक प्राणी है। और इन तमाम शोध के बाद, अध्ययनों के बाद ये तय माना गया है, ये स्वीकार किया गया है, वैज्ञानिकों की कोई बात कर रहा हूँ, कि मनुष्य मूलतः अहिंसक प्राणी है। हिंसा उसकी मूल प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मूल प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है, हमारे भारतीय है उसमें तो उनको विकार कहते हैं, और जो साइंटिफिक अप्रोच है उसने विकृति माना है, उसको बड़े साफ तौर पर विकृति माना है। इसके लिए नंदकिशोर आचार्य जी ने एक पूरा विश्व को
संपादित किया है, अहिंसा विश्वकोश। और अहिंसा विश्वकोश में कम से कम 1 दर्जन प्रविष्टियाँ इस बात की तायीद करती हैं जो बात पे कह रहा हूँ। और वो प्रविष्टियाँ उन्हीं वैज्ञानिकों पर हैं जिन वैज्ञानिकों ने उन पर व्यक्तिगत प्रविष्टियाँ हैं कि इन वैज्ञानिकों ने और अपना शोध करके, अपना काम करके, बहस करके, विचार करके ये साबित किया है कि अहिंसा हमारी मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। तो हम जो है, जो पक्ष जिसको मान रहे हैं वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति, और उसके साथ हम खड़े हुए हैं। और जो उसकी विकृति है, जो प्रतिपक्ष है, उसमें कहीं ना कहीं वो विकृति विद्यमान है, मौजूद है। और उसको लेकर के आप देखिए कि जहाँ से एक इस तरह का विचार जो आता है हिंसा के क्रम में, वो बड़ा जो हमने देखा है कि दुनिया, हमारे विश्व के इतिहास में जो बड़ी हिंसाएं हुई हैं, वो पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, इसको तो हम जानते ही हैं, पढ़ाते भी हैं। लेकिन इससे जो बड़ी जो हिंसा बरसों बरस चलती रही, वो उपनिवेशवाद है दुनिया भर में। तो अब जब उपनिवेशवाद चल रहा था जिसमें हिंसा व्याप्त थी, और उसके बहुत सारे अब तो बहुत सारे प्रमाण दस्तावेज उस पर आ गए अलग अलग देशों पे, किस तरह से हिंसा हुई, एक हमने अभी फिल्म में देखा। तो लेकिन आप देखिए कि हन्ना आरेंट जो बहुत बड़ी शांतिवादी विचारक हैं, उनकी एक किताब है ऑन वायलेंस, हिंसा पर, और उसमें वो जिक्र करती हैं कि उनके समय में समाज विज्ञान पर और जो एक जो एनसाइक्लोपीडिया आया था उसमें हिंसा पर एंट्री नहीं थी, कोई प्रविष्टि नहीं थी हिंसा पर। तो जो हिंसा जहाँ से घटित हो रही थी, वहाँ पर उस हिंसा पर कोई सलीके से कोई विचार नहीं किया जा रहा था। तो उस पर जो विचार है, जो विकृति है, उस पर जो विचार है, वो बहुत देर से शुरू हुआ है। और उस पर विचार करने वाले हमारे यहाँ गांधी हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पर अपने पर्सनल अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से थोड़ा सा इसको ज़मीनी जो संदर्भ है उससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अपने छात्र जीवन में और उसके बाद के जीवन में, जिसको युवा जीवन कह सकते हैं, उन सालों में मैं खुद जो है अहिंसा पर संशय करता था कि कोई बड़ा सामाजिक बदलाव और अहिंसा से नहीं हो सकता। और रामशरण जोशी जी यहाँ बैठे हैं, उनसे लंबी लंबी चर्चाएं होती थीं, और ये खुद संशयग्रस्त थे उस समय, है ना। आज तो हमारे साथ ही भी बैठे हैं, है ना, और मैं यहाँ खड़ा ही हूँ। तो ये था। अब उसके बाद फिर मैं वापस अपने पे आता हूँ कि 90s के बाद ये जो शताब्दी पिछली जा रही थी, उस समय भूमंडलीकरण हुआ, और मैं थोड़ा साहित्य में लिखा पढ़ी करता रहता हूँ। उत्तर आधुनिकता का विचार आया, और मुझे लगा कि हम जो लिखते रहते हैं वो थोड़ा सा इसको अपडेट करना पड़ेगा। और तब इस विचार के सिलसिले में और मैं संस्कृति पे कुछ पढ़ने लगा। उन दोनों मुझे अवसर मिला, CSDS दिल्ली ने एक मुझे फेलोशिप दी, और मेरी उत्सुकता उस समय ये थी कि ये जो बड़े शहर हैं, जयपुर में रह रहा था उस समय, इनके इर्द गिर्द जो ये बस्तियाँ हैं जिनको हम स्लम्स कहते हैं, झुग्गी बस्ती कहते हैं, इन लोगों का जो सांस्कृतिक आधार है किस तरह का, इनकी सांस्कृतिक वातावरण किस तरह का है, ये मैंने अपना शोध का विषय रखा। वो सब जगह हैं, सारे महानगरों में, कानपुर में भी आपके इर्द गिर्द इस तरह की बस्तियाँ हैं, सब जगह, लखनऊ में। तो उस पर मैंने देखा कि वो लोग ज़्यादातर प्राय कहाँ से आते हैं, गांव से आते हैं, और शहर उनको स्वीकार नहीं करते, शहर के हाशिए पर होते हैं। तो जो गांव की उनकी संस्कृति होती है वो तो छूट जाती है पीछे, और शहर की संस्कृति को अपना नहीं पाते। तो एक जिस तरह का सांस्कृतिक संक्रमण उनमें घटित होता है, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ उभर के आई है मेरे अध्ययन में, जिसको मैंने शेयर किया सब लोगों से, वो था कि जो कोई मूल्य संरचना नहीं बन पाती। और तब मुझे पहली बार ज़रूरी लगा, मतलब ये लगा कि मूल्य संरचना जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, कितनी आधारभूत चीज़ है मूल्य संरचना। और जब मैं मूल्य संरचना कह रहा हूँ तो आप
समझ सकते हैं कि उसके अच्छे जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, उन्हीं से मेरा आशय है। और ये जो तमाम जैसा कहा जाता है कि स्लम के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो मूल सवाल मूलतः मूल्य संरचना का है। और वो मूल्य संरचना कैसे तहस नहस हुई है वो मैंने बताया कि गांव छूट गया, वहाँ की संस्कृति छूट गई, शहर ने उन्हें अपनाया नहीं, अपनी संस्कृति में समाविष्ट नहीं किया। उसके आगे चलिए, 2000 में मुझे मौका मिला कि मैंने राजकमल प्रकाशन के लिए उनके फेलोशिप पर एक काम किया और वो मैंने विचार शेयर किया। उस समय बड़े बड़े जो है धार्मिक शोभा यात्रा निकलना शुरू हुई थी। हमारे बचपन से हम देखते आए थे, कभी नहीं देखा इतनी बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ, हजारों हजार लोग, हजारों हजार महिलाएं कलश लेकर के सड़क पे, प्रवचन में हजारों हजार की भीड़। तो इस तरह का मैंने कहा ये जो फिनोमेना आया है, इस तरह की परिघटना, धार्मिक परिघटना हो रही है, थोड़ा सा इसकी तह में जाके देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो साल भर मैंने काम किया, वो किताब की शक्ल में आया है। उसका आखिरी अध्याय मैं आपको उसका शीर्षक का उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं आखिरी अध्याय का शीर्षक है धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का प्रश्न की निर्मिति का प्रश्न। मैंने ये पाया कि हमने आज़ादी के बाद संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता को शामिल कर लिया, हमारा प्रमुख पिलर है, एक स्तंभ है, लेकिन उससे काम नहीं चलता। धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति भी निर्मित करनी पड़ती है। उस पर आप देखिए कि जैसे वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है जिसमें हवा इधर से उधर घूमती रहती है, उसमें कहीं वैक्यूम नहीं रहता है। मनुष्य के समाज में संस्कृति भी वैसे ही उसका वायुमंडल है, और संस्कृति में कभी वैक्यूम नहीं रहता है। या तो अच्छी संस्कृति आप बनाएं, नहीं तो खराब संस्कृति उसकी जगह ले लें, है ना, एक तथ्य है। तो ये जो है उस समय मैंने ये पाया कि ये धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति बनाने का जो कार्यभार है वो हमारे यहाँ अभी छूटा हुआ है। उसके बाद मैंने एक और अध्ययन मेवात को लेकर के किया। मेवात ऐसा इलाका है जो राजस्थान, यूपी और थोड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का उससे लगा हुआ है, उसमें। और उसमें ये पाया कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ रहा था। और अब देखिए कि इसको मैं जोड़ता हूँ कि जो धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का जो प्रश्न था, जो स्थगित प्रश्न था, उसका नतीजा ये हुआ कि उस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी अपने पास, है ना। रामशरण जी तो मेवात इलाके को खूब जानते हैं, और अब भी तब से स्थितियाँ कैसी होती गई हैं वो अब भी सबके सामने। तो ये था। अब पिछले दिनों आचार्य ने एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वैचारिक किताबें अहिंसा को, शांति को केंद्र में रख के लिखी जा रही हैं। तो इन्होंने मुझे एक काम दिया, तो उस पर मैं लिखने लगा, और वो था जोहान गाल्टोंग हमारे समय के, इस समय के दुनिया के सबसे बड़े शांति चिंतक हैं। इन्होंने कहा कि आप जोहान गाल्टोंग को पढ़ो और भारत की स्थितियों पर अगर कुछ इनको अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो फ्रेमवर्क है, तो ज़रा देखो। तो उसका जोहान गाल्टोंग दो अवधारणाओं के लिए जाने जाते हैं। एक है संरचनागत हिंसा की अवधारणा और दूसरी है सांस्कृतिक हिंसा की अवधारणा। मैं बहुत संक्षेप में यहाँ कहूँगा कि संरचनागत हिंसा वो है कि जहाँ ढांचे में ही हिंसा अंतर्निहित होती है। इसका जैसे एक उदाहरण आपको ये दिया जाए कि हमारी जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था संरचनागत हिंसा है। उस स्ट्रक्चर में, कास्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी में हिंसा निहित है। स्त्रियों का जो अधीनस्थ स्थिति है, सबऑर्डिनेशन है, उसमें उस सबऑर्डिनेशन में ही हिंसा निहित है, वो स्ट्रक्चर है। अब सांस्कृतिक हिंसा इसको सपोर्ट करती है। कैसे करती है कि वो जैसे वर्ण व्यवस्था की अवधारणा जातिवाद को सपोर्ट करती है ना, एक वैधता देती है उसको। ऐसे ही हमारे जो पुराण और तमाम धार्मिक चीज़ें और कई धर्मों की, है ना, वो स्त्री की जो अधीनस्थ स्थिति है, सबऑर्डिनेशन है, उसको एक तरह की लेजिटिमेसी देती है, वैधता देती है। तो इस पर बड़े महीन तरीके से और जोहान गाल्टोंग बात करते हैं, है ना, और उनकी अवधारणा विश्व प्रसिद्ध है, तो हमने वो लिखा है। पर उसमें जो खास चीज़ें जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है कि जोहान गाल्टोंग जब इसके कंक्लूजन, निराकरण बताते हैं इसका, तो निराकरण क्या है? बहुत सिंपल है पर बहुत चुनौतीपूर्ण है। वो कहते हैं कि संरचनागत हिंसा का जवाब है संरचनागत शांति, और संरचनागत शांति के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि आपको शांति की भी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी।
जिसमें शांति अंतर्निहित हो, जैसे कि इसमें हिंसा अंतर्निहित है। और जो सांस्कृतिक हिंसा है उसकी भी सांस्कृतिक शांति, मतलब एक ऐसी शांति की एक संस्कृति निर्मित करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। वो एक बार का काम नहीं है ना, कि हम सब इकट्ठे हुए और हमने सर्व धर्म संभाव सभा की और चले गए, है ना। वो सतत प्रक्रिया है, जितनी बड़ी चुनौती है उतना ही बड़ा काम करना पड़ेगा। ये जोहान गार्टन उसमें कहते हैं। अब देखिए कि वैश्विक परिदृश्य क्या है ना, उनके उसमें मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की आप सब जानते हैं इसलिए नहीं कर रहा, दुनिया की भी जानते पर इशारा कर रहा हूँ कि आप उसको उनको याद करें। जैसे कि विज्ञान शुरू हुआ इस तर्क के साथ कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करेंगे। जो विज्ञान का दर्शन है उसमें मतलब जो प्रमुख बातें, और उसको उस प्रकृति पर विजय प्राप्त करके प्रकृति को मनुष्य के काम की चीज़ बनाएंगे, है ना। अब देखिए क्या स्थिति है कि 3 जगह जो सबसे बड़े दुनिया के जंगल हैं, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और जहाँ 3 जगह पूरे, अब तो खबरें आना बंद हो गई, लेकिन ये खबर नहीं आई कि आग बुझ गई है। आग लगी हुई है जंगलों में, लगातार जंगल जल रहे हैं, है ना। अमेजोन के मशहूर जंगल लगातार जल रहे हैं। तो अब ऐसा विज्ञान जो आप कहते हो कि हम इतने सेकंड में और इतने देशों को तबाह कर सकते हैं, ऐसा विज्ञान हमने ईजाद कर लिया है। आप जंगल बुझाने की कोई विज्ञान नहीं ईजाद कर पाए, जो जलते जा रहे हैं, है ना। और उस जंगल में कौन जल रहा है, कौन उससे प्रभावित हो रहा है ना। पूरा जो प्रकृति का चक्र और उस प्रकृति से जुड़े हुए लोग, है ना। ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ तस्वीरें गाय बगाई आ जाती हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक बूढ़ी औरत और अपने जले हुए घर को देख रही है, एक दृश्य है। तो वहाँ तमाम लोग रहते थे, उनके जानवर थे, जंगल के जानवर थे, वो जिस तरह से तबाह हुए, तो एक वो दृश्य है। दूसरा जिसको बोल रहे हैं कि जो प्रकृति का जो बैकलैश है, प्रकृति बदल के जो कर रही है ना, तो तूफानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी जो टेम्परेचर है, जिसको इसके सबके लिए शब्द हैं, जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देखिए कि जो फिर वापस आए कि हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, उसके प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, तो प्रतिपक्ष आए उसके साथ में, और उस प्रतिपक्ष के बारे में जब वो चले, है ना, उपनिवेशवाद, उसके बाद उपनिवेशवाद के बाद जो दूसरा रूप लेकर के आए, है ना, कारपोरेट के जरिए अलग अलग देशों में कि आपके जंगलों में हम खान निकाल लेंगे, यहाँ ये डेवलपमेंट डिस्कोर्स में क्या उनका पहले क्या नारा था जो रेनेसा हुआ यूरोप में, उसके बाद प्रबोधन का दौर आया, उसमें क्या नारा था कि हम बर्बरों को सभ्य बनाएंगे। आप लोग बर्बर हैं, ये लोग बर्बर हैं, है ना। एक प्रसिद्ध वो जो उसका एक निबंध है कि सीमा पर बर्बर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब हमारे देश की सीमा जब ख़त्म होती है वहाँ से असभ्य लोगों की सीमा शुरू होती है, और उनको सभ्य बनाना हमारा एक कार्यभार है। ईश्वर ने हमें भेजा है क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, तो और ईश्वर की आज्ञा है कि हम उनको सभ्य बनाएं। वाइट मैन बर्डन, ये बर्डन है जिम्मेदारी के अर्थ में, है ना, कि हम पे एक वजन है। और वो जो सभ्य बनाने के लिए निकले, है ना, अभी जो है ग्लासगो में जो क्लाइमेट समिट हुआ, उसमें आप देखेंगे कि उसमें किसी ने कोट किया पुराना, यूरोप के किसी ने लिखा है, ये गांधी जी है उसके अनुयायी ने नहीं कहा है, उसने कहा है कि बर्बर अब गवर्नेंस में है इन देशों में। वो बर्बर नहीं थे जिनको कहा गया, वो तो प्रकृति को बचाए हुए थे। उन्होंने प्रकृति को बचाए रखा, जंगलों को बचाए रखा, जानवरों को बचाए रखा, शांति की संस्कृति को बचाए रखा। उनको लगातार ये जो तबाह करते रहे, असल बर्बर ये थे। और ये बर्बर अब सत्ता में, गवर्नेंस में, और ग्लासगो में भीतर बैठे हुए हैं, है ना। और शांति वाले ग्लासगो में कहाँ थे? सड़कों पर थे, और उन शांति वाले सड़कों पर थे, तस्वीरें मौजूद हैं, है ना, अब नेट पे मिल जाती हैं, अब भी मिल जाएंगी। उस शांति वालों में जो बाहर थे, औरतें थी सबसे ज़्यादा और बच्चे थे, तो वो प्रतिपक्ष सड़क पे था। तो ये एक हालात है। दूसरा आप देखें
राजनीति की बहुत थोड़ी सी बात करूँगा मैं कि विश्व की जो राजनीति इस समय, आप 3 देशों का उदाहरण लें। एक म्यांमार में आप सड़क पे नहीं निकल सकते, है ना। और म्यांमार में आंग सान सू की बरसों बरस अनशन पर बैठी रही, है ना। गांधी जी की तस्वीर रख के, गांधी जी की, नेल्सन मंडेला की, मार्टिन लूथर किंग की तस्वीरें रख के बरसों बरस, है ना, उसके तो डेटा मिल जाता है कितने बरस बैठी रही भूखी, कितनी बार उसको जबरन वो दिया गया फीडिंग और ये सब। अंत में उसने समझौता किया, कंप्रोमाइज़ किया, वहाँ की जो सैनिक सरकार है उससे मिलकर सरकार बनाई, और उसके सरकार के दौरान जो चीज़ें वहाँ हुई उस पर नोबेल प्राइज़ पुरस्कार विजेताओं ने सू की को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, जब आप लड़ाई लड़ रहे थे शांति की, हमने आपका समर्थन किया था और आप वहाँ सरकार में थे, ये क्या हो रहा है। अंततः उससे भी सैनिक सरकार संतुष्ट नहीं हुई, सू की चुप्पी से भी, और अब वो सू की वापस नज़रबंद है, सैनिक सत्ता है वहाँ पर, और आप सड़क पर नहीं निकल सकते, है ना। और वहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारे बच्चे कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं। ये स्थिति हांगकांग की है, ये ताइवान की है ना। ये 3 देश, और तीनों में अब आप पब्लिक स्फीयर पर नहीं आ सकते। तो एक सवाल है, जब हम अहिंसा की बात करें तो, कि जब वो लोग पब्लिक स्फीयर पर नहीं आ सकते तो उनके पास क्या रास्ता बचता है ना। वो अहिंसा की कोई स्ट्रेटेजी प्लान भी करें तो कैसे करें। और अब भारत पे आता हूँ, उस तरह राजनीतिक चर्चा भारत के बारे में नहीं करते, वो क्या आप सब जानते हैं। 2 हमारे पास में बड़ी फिगर है, बड़ी हस्तियाँ हैं जिन्होंने सबसे लंबी शांति की लड़ाइयाँ लड़ी। एक हैं एरोम शर्मिला। एरोम शर्मिला ने नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय भूख हड़ताल की, और अंत में जो मांग थी उनकी वो अभी पूरी नहीं हुई, और उन्होंने पीछे हट गई वो, और उनका सक्रिय राजनीति में आते, और सक्रिय राजनीति में उनके जो वोट आए वो 3 डिजिट में थे, या 2 में थे, 92 वोट, है ना। और वो अब निराश होकर कहाँ हैं पता नहीं, है ना। दूसरा मेधा पाटेकर, जिसका नाम दिया गया, कल भी बात कर रहे थे हम लोग, है ना। मेधा पाटेकर भी सक्रिय राजनीति में आई थी, बम्बई में चुनाव लड़ा था उन्होंने, है ना। और एक समय ऐसा था कि जब मेधा पाटेकर, जब ये मीडिया, विजुअल मीडिया शुरू आया था और रेटिंग शुरू हुई थी इसमें, तो मेधा पाटेकर की खबरों से रेटिंग बढ़ जाती थी, है ना। उस बम्बई में उनके साथ 3 डिजिट में आएंगे, 4 में आ गए होंगे, लाख वोट, 1 लाख वोट नहीं थे उनके, है ना। ये मेधा पाटेकर के ये हुआ। तो कई बार ये लगता है कि हम अहिंसा की बात अपनी निष्क्रियता के लिए तो नहीं करते, है ना, क्योंकि ये कहा गया कि इस समय सब जो संवेदनशील व्यक्ति है वो एक तरह की हताशा में, दुनिया भर का, भारत की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह का यार हुआ है। इतना बड़ा विस्थापन, आप तस्वीरें देखिए, जो अभी जो एक टेंशन चल रहा है इस समय का, सोवियत संघ का जो यूरोप से लगा हिस्सा है उसमें, कि एक देश खदेड़ रहा है लोगों को, है ना। और जिस देश में वो शरण लेना चाहते हैं उसने फेंसिंग की हुई है, वो पानी की बौछारें फेंक रहे हैं उन पर, और धुएं के गोले फेंक रहे हैं, है ना। और वो इधर से खदेड़ जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, और ये दृश्य पूरे दुनिया में भरे पड़े हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और ये शरणार्थियों के, है ना। पूरी जो सिटीजनशिप का इतना बड़ा जो मसला UN और ये सब लेके आए थे, है ना, सब पीछे चला गया है। तो एक जो संवेदनशील लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त हताशा के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। तो क्या हम इस डिप्रेशन में, इस हताशा में तो शांति की, गांधी जी की और अहिंसा की बात नहीं कर रहे। इस पर जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का एक लेक्चर है पूरा, वो दिया करते हैं अक्सर, उसका शीर्षक है मजबूती का नाम महात्मा गांधी, है ना। अहिंसा को अपनाना, आचार्य जी कह रहे थे, अहिंसा के लिए काम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। तरीके अहिंसक हैं पर बहुत कठिन काम है अपने आप में। और ये हमारे मजबूरी और निष्क्रियता का मामला नहीं हो सकता। अगर हम इस तरह सोचते हैं तो कि इससे थोड़ी अपने मन को तो सुकून दे लेंगे कि हम इसकी बात कर रहे हैं। जो लुई फिशर ने किताब लिखी है गांधी जी पर, सबसे अच्छी उनकी बायोग्राफी मानी जाती है, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी, है ना,
सतत सक्रियता में यकीन रखते थे और निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए उनके यहाँ कोई जगह नहीं थी। ये उन्होंने लुई फसन ने जोर देकर कहा जब वो कंक्लूड करती है उनके व्यक्तित्व का। तो ये जो है, और शांति के मायने कि हमें जो है जो शांति चाहिए वो कोई शमशानी किस्म की शांति नहीं चाहिए, है ना। हमें धड़कती हुई शांति चाहिए, वाइब्रेंट पीस। और अब इस पे आएंगे तो गांधी जी ने जो बात कही कि और बाकी शांतिवादियों ने कहा है सत्य और निर्भीकता, है ना। बोले निर्भीकता के सिवा बिना आप सत्य कह ही नहीं सकते, है ना। और निर्भीकता आपको एक्शन से जोड़ देती है। जैसे ही आप सत्य और निर्भीकता दोनों मिलते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं एक्शन से उसमें जुड़ जाते हैं। तो और ये कोई 2-4 लोगों का काम नहीं है। मैंने जो कहा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई रोम की या मेधा पाटेकर की, एक बड़ा समर्थन आधार चाहिए होता है ना। वो समर्थन आधार हमने नहीं दिया, ये रोम या मेधा की गलती नहीं है, ये समर्थन आधार देने का काम हमारा था। आप देखिए जब गांधी जी अनशन पर बैठते थे तो छोटे छोटे कस्बों की जेलें भर जाती थीं। अब कानपुर में इतिहास निकाल के देखोगे तो पता चल जाएगा कि गांधी जी कब कब अनशन पर बैठे और यहाँ जेल में कितने लोग गए हैं। और उन जो लोग गए उनमें कितने लोग अनपढ़ थे, कितनी औरतें अनपढ़ थी। ये समर्थन आधार था जो गांधी जी घूम घूम के तैयार करते थे। तो एक समर्थन आधार, एक लगातार शक्ति, अहिंसा का मतलब निर्बलता नहीं है, उसकी अपनी शक्ति होती है। और उस अब देखिए कि जो वेबस्टर केमिस्ट जो डिक्शनरी है वो शक्ति की परिभाषा देती है, शक्ति वह क्षमता है जो परिणाम उत्पन्न करती है ना। ये मूल्य निरपेक्ष है, ये वेबस्टर की है परिभाषा। लेकिन हमारे लिए इसमें अहिंसा का मूल्य भरा हुआ है कि हम एक ऐसी क्षमता पैदा करें अहिंसा से जो परिणाम देने वाली हो। और ये आखिर में मैं एक चीज़ कह के बात ख़त्म करूँगा कि ग्लासगो समिट, वापस उस पर आता हूँ कि उस पर जो है उसके लिए जो एजेंडा दिया गया वो विशेषज्ञों का एजेंडा था। इस पर जोशी जी शायद ज़्यादा बता पाएंगे, इन चीज़ों को बहुत नज़र रखते हैं इन पर। वो दुनिया के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने सबने एजेंडा दिया है कि दुनिया को अगर धरती को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रहा है उसको जो ओजोन परत में जो होने वाला मतलब सारा इसको रोकना है, मनुष्यता को बचाना है, तो ये करना पड़ेगा दुनिया के सब देशों को। और उन्होंने तो ये कहा है कि ये नॉन नेगोशिएबल एजेंडा है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जो समिट ख़त्म हुआ उसमें लोगों ने तय किया कि भाई इतना हम कर देंगे, इतना हम कर देंगे। और वो सारा जो तय किया है वो लोग कहते हैं जो ज़्यादा जानते हैं कि वो 30-35% से ज़्यादा नहीं है जो टोटल कहा गया है उसका। और जो बाहर जो बैठे हुए थे ग्लासगो में वो चाहते थे 70% हो, और जितना जल्दी होगा मनुष्यता प्रकृति के हित में उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये था। अब आप कल्पना करें कि अगर वो मान लिया जाता है, उसको 100% नहीं 90% मान लें, तो कैसी दुनिया बनेगी, है ना। आप जैसी दुनिया की कल्पना करेंगे, जो ये 4 लेन 6 लेन हाईवे बने हुए हैं, इन पर आपको इक्का दुक्का वाहन नजर आएंगे जब वो दुनिया बनने लगेगी तो, है ना। ये जो हवाई उड़ान है घट करके चौथाई रह जाएंगे, है ना। जो दौड़ते हुए शहर हैं और ये महानगर का संकेंद्रण है, एकदम बदलना पड़ेगा इसको। अब तो लगातार शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इसका उलट करना पड़ेगा कि महानगरों से लोग निकलें और गाँव में जाएँ। तो कहने वाला थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, आप खुद कल्पना आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जो दुनिया बनेगी वो कैसी है। अक्सर कहा जाता है गांधी जी की बातें या अहिंसा की बातें हवाई हैं, ज़मीन पर नहीं हो सकती। जो एजेंडा अभी जिस पर कम से कम सिद्धांततः दुनिया के सब देश जिसको मान चुके हैं कि हाँ ये होना चाहिए, मैं उस एजेंडा की बात कर रहा हूँ। और जिसके बारे में दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं अगर हमें धरती को बचाना है तो वो जो दुनिया बनने वाली है वो लगभग वही है जो गांधी जी कहते थे कि ऐसा करो, ऐसा करिए, ऐसा करेंगे दुनिया बचेगी। तो ये यूटोपिया, ये एक यूटोपिया है, और इस यूटोपिया को आप वहाँ जोड़ सकते हैं जो दुनिया के सबके उसमें जुड़ा हुआ है। और जैसे लोहिया जी कहते थे कि निराशा के कर्तव्य होते हैं,
तो निराशा ही सही, लेकिन उसमें हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हिस्टोरिकल नेसेसिटी से, ऐतिहासिक अनिवार्यता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे धरती को बचाना, अपने आप को बचाना, दोनों चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। आपने ये मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, और ये मेरे लिए याद रखने की चीज़ है।